उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करनी है। ठीक है, ये हमारे 3 चीज़ें इसमें करनी है। उसके बाद जो है फिर हमने ये डिस्कस किया था कि डेफिनेशंस कौन-कौन सी करनी है। ठीक है ना? तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ये वो डेफिनेशन है जो कि हमें करनी है। अब इसमें से हमने जो है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये डेफिनेशंस कर ली थी। और बाकी जो ये जो 5 डेफिनेशन बचती हैं ये अभी हमने नहीं की है। इसके अलावा फिर हमें ग्राफ्स ऑफ मोशन आगे करना होगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना होगा, उनको अप्लाई करना होगा और फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन करनी होगी। तो पहले मैंने आपको डिस्टेंस को ड्राइव करवाया कि डिस्टेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जो टोटल लेंथ कवर करता है वो टोटल लेंथ क्या कहलाती है, और टोटल लेंथ जो है वो उसका जो है डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके SI यूनिट मीटर होती है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो फिर मैंने आपको बताया कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, या इसको आप डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या होती है। स्पीड के बाद फिर हमने डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड क्या होती है, और फिर हमने जो है वो एवरेज स्पीड जो है उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने। एवरेज स्पीड के बाद फिर मैंने आपको वेलोसिटी को डिफाइन कराया। उसके बाद फिर हमने जो है वो एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमारी बात ये हुई थी कि एक्सेलरेशन आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को कहते हैं। और एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है किसके, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है। तो एक्सेलरेशन बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और फिर मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल के जरिए ये भी बताया था कि एक्सेलरेशन को आप कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी कल बात हो गई थी। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डीसेलेरेशन क्या होता है। ठीक है, हमारा आज का जो है हमारा जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीसेलेरेशन है। पहले तो यहाँ 7 तारीख है और आज हमारा पहला टॉपिक जो डीसेलेरेशन है। डीसेलेरेशन के बारे में मैं क्या लिखूँगा कि एन ऑब्जेक्ट decelerates when its velocity decreases। ठीक है जी, मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट डीसेलेरेट करता है जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो डीसेलेरेट कर रहा है। डीसेलेरेशन का सिंपली मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आपको डीसेलेरेशन मालूम करना है किसी चीज़ का, तो डीसेलेरेशन मालूम करने का तरीका क्या होता है। डीसेलेरेशन मालूम करने का तरीका होता है कि आप यू में से माइनस करते हैं वी को और उसको आप डिवाइड कर देते हैं टाइम से। यू का मतलब यहाँ पर क्या है, यू का मतलब यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, और वी का मतलब यहाँ पर क्या है, वी का मतलब है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और टी का मतलब एज यूजुअल क्या है यहाँ पर टाइम। तो अगर आपको किसी चीज़ का अगर डीसेलेरेशन मालूम करना है तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी में से उसकी फाइनल वेलोसिटी को माइनस करते हैं और फिर टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर ये जो आंसर आता है, ये आंसर क्या कहलाता है, ये आंसर जो है आपका जो है वो डीसेलेरेशन कहलाता है। ठीक है, ये आंसर आपका डीसेलेरेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ अ कार डिक्रीजेस फ्रॉम 17 to 14, decreases from 17 meter per second to 14 meter per second in 2 seconds. So calculate its deceleration। अब
ये कैलकुलेट करेंगे इसका डिसेलेरेशन कितना है, ठीक है। अब एक कार की वेलोसिटी जो है वो 17 से चेंज होकर 14 हो गई, तो 17 क्या चीज़ है, ये 17 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये 14 क्या है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और ये 2 सेकंड्स क्या है, 2 सेकंड्स जो है टाइम है। तो आपकी वेलोसिटी 17 से 14 हो गई 2 सेकंड्स में, तो आपको डिसेलेरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो डिसेलेरेशन है वो किसके बराबर होता है, तो डिसेलेरेशन होता है वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 17, फाइनल वेलोसिटी क्या है 14, टाइम कितना है 2, हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जो डिसेलेरेशन हो गया वो कितना हो गया, आपका डिसेलेरेशन हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डिसेलेरेशन होता है उसकी वही यूनिट होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और देखें, अगर मैं आपको आपके सामने डिसेलेरेशन का फॉर्मूला लिखूँ फिर से दोबारा से, डिसेलेरेशन के बराबर है u माइनस वी अपॉन टी के, ठीक है जी। डिसेलेरेशन बराबर है u माइनस वी अपॉन टी के बराबर है डिसेलेरेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ u माइनस वी में से, तो क्या बचेगा v माइनस यू बचेगा अपॉन टी। माइनस तो कॉमन लेना आता होगा ना, आई होप आप लोगों को। तो अगर माइनस को कॉमन लो तो ये बनेगा v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसेलेरेशन होता है बेसिकली वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वो माइनस ए के बराबर होता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसीलिए डिसेलेरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम डिसेलेरेशन को जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो डिसेलेरेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक लफ्ज़ हम और भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट लफ्ज़ इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक वर्ड रिटार्डेशन भी इस्तेमाल करते हैं, तो डिसेलेरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है जी। चलें, उसके बाद जो अगली डेफिनेशन हमारी है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो और वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी कांस्टेंट हो, या दूसरे अल्फाजों में भी ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन वेलोसिटी is equal for equal interval of time। यानी कि फर्स्ट करेंगे पहले 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 5 बढ़ी, उससे अगले सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 5 बढ़ी, उससे अगले सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 5 बढ़ी, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी वेलोसिटी इक्वली बढ़ रही है। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरह हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन में हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन वेलोसिटी इज इक्वल और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिक्रीज इन वेलोसिटी इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वही वाली बात है कि पहले सेकंड में आपकी स्पीड जितनी डिक्रीज हुई उससे अगले सेकंड में भी उतनी ही डिक्रीज हुई, और उससे अगले सेकंड में भी उतनी ही डिक्रीज हुई, तो आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है तो ये चीज़ क्या है, फिर ये चीज़ यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब होगा इंक्रीज इन वेलोसिटी एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी एट एन इंक्रीजिंग रेट।
यानी कि आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी और वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी बढ़ेगा। सो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी एट एन इंक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी एट ए डिक्रीजिंग रेट। यानी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी के बढ़ने का रेट जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी और वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा था। लेकिन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में आपकी वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम होता है। अभी जो मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स, आपको जो सारी मैंने डेफिनेशन बताई हैं, इनको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए एक जगह समराइज करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। देखें, फर्ज करें यहाँ पर हम जो है वो कुछ कार्स की स्पीड लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ आर ए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ आर बी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ आर सी। फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ आर डी। इसके बाद हम लिखेंगे स्पीड ऑफ आर ई। फाइनली फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ कार एफ। ठीक है, ये 6 कार्बन की स्पीड हम लिखेंगे। अब इनकी स्पीड हम डिफरेंट टाइमिंग में लिखेंगे, टाइम सेकंड्स में होंगे। सबके तौर पर पहले हम ये लिखेंगे कि कार की स्पीड जो है वो 0 सेकंड पे कितनी थी। फिर हम लिखेंगे कार की स्पीड 1 सेकंड बाद कितनी हो गई। फिर हम लिखेंगे कार की स्पीड 2 सेकंड बाद कितनी हो गई। फिर हम लिखेंगे कार की स्पीड 3 सेकंड बाद कितनी हो गई। फिर हम लिखेंगे कार की स्पीड 4 सेकंड बाद कितनी हो गई। उसके बाद फिर अगले कॉलम में हम ये लिखेंगे कि जो कार है ये कार मूव कैसे कर रही है। यानी कि जो कार है इसकी टाइप ऑफ मोशन क्या है, ये कार किस तरह से हरकत कर रही है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द कार। ये पहली कार की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी दूसरी कार की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे सारी तीसरी कार की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे सारी चौथी कार की इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे सारी पांचवी कार की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे कार ए की स्पीड जो है वो पहले 0 थी, 1 सेकंड बाद भी 0 है, 2 सेकंड बाद भी 0 है और 3 सेकंड बाद भी 0 है, 4 सेकंड बाद भी 0 है। तो अगर एक कार की स्पीड शुरू से लेकर आखिर तक 0 है तो उसका क्या मतलब है? मतलब ये कार मूव ही नहीं कर रही, वो कार रेस्ट में है या फिर वो कार स्टेशनरी है। ठीक है, मतलब ये कार जो स्टेशनरी है, कार मूव नहीं कर रही, रेस्ट में। कार बी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट करें इसकी स्पीड पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद भी 4 है, 2 सेकंड बाद भी 4 है, 3 सेकंड बाद भी 4 है और 4 सेकंड बाद भी 4 है। तो चूंकि इस कार की स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है 4 4 4, तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी? ये कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इस तरह फर्स्ट करें कि एक कार है, उसकी स्पीड पहले 0 थी, 0 से 3 हो गई, 3 से 6 हो गई, 6 से 9 हो गई, 9 से 12 हो गई। आप देख सकते हैं कि इस कार की जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। 0 से 3 हुई, 3 से 6 हुई, 6 से 9 हुई, 9 से 12, यानी कि हर एक सेकंड में 3 का इजाफा हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये चीज़ कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगी। उसके बाद आप कार डी की बात कर लें। कार डी की स्पीड फर्स्ट करें, पहले थी 20, 20 से फर्स्ट करें हो गई 16, 16 से हो गई 12, 12 से हो गई 8 और 8 से हो गई 4। तो इस कार के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस कार की स्पीड जो है वो हर एक सेकंड में 4 4 4 4 कम हो रही है। तो अगर हर सेकंड में स्पीड बराबर कम होती है, हर सेकंड में जो डिक्रीजिंग स्पीड है वो एक जैसा है, तो फिर इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन कहते हैं। ठीक है, इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन कहते हैं। कार ई की बात कर लेते हैं। कार ई की स्पीड फर्स्ट करें, पहले 0 थी, 0 से 2 हुई, 2 से 5, 5 से 10 और 10 से 20। इसको ज़रा गौर से देखें, इस कार को अगर आप गौर से देखें तो पहले इसकी स्पीड 0 से 2 यानी कि 2 बढ़ी, फिर 2 से 5 यानी कि 3 बढ़ी, पहले स्पीड 2 बढ़ी, फिर स्पीड 3 बढ़ी,
फिर 5 से 10 स्पीड कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी, और फिर 10 से 20 यानी कि स्पीड कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, कार की स्पीड तो बढ़ ही रही है 0 2 5 10 20, लेकिन कार की स्पीड के साथ साथ एक्सेलेरेशन भी बढ़ रहा है। पहले सेकंड में एक्सेलेरेशन 2 था, उससे अगले सेकंड में एक्सेलेरेशन 3 था, उससे अगले सेकंड में एक्सेलेरेशन 5 था, और फाइनल सेकंड में एक्सेलेरेशन 10 था। तो ये स्पीड भी बढ़ रही है, तो चूँकि ये स्पीड बढ़ रही है तो ये एक्सेलेरेशन कहलाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेलेरेशन कहलाएगा। और चूँकि एक्सेलेरेशन भी बढ़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, और इंक्रीजिंग इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन भी बढ़ रहा है। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में फ़र्क समझने वाला है, इस वाले एग्जाम्पल में इस वाले एग्जाम्पल में फ़र्क समझो। यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ रही थी, 0 से 3 हुई तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ, 3। फिर आपकी स्पीड 3 से 6 हुई तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ, 3। फिर आपकी स्पीड 6 से 9 हुई तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ, 3। फिर आपकी स्पीड 9 से 12 हुई तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ, 3। तो मुझे ये बताएं कि इस वाले एग्जाम्पल में स्पीड बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो ये एक्सेलेरेशन है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। लेकिन क्या एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है आपका, तो भाई इसका जवाब ये कि एक्सेलेरेशन नहीं बढ़ रहा, तो एक्सेलेरेशन तो आपका 3 3 3 है ना, तो एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ रही है एग्जाम्पल ई में, 0 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो जब भी स्पीड बढ़ेगी दैट शुड बी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन 2, 3, 5, 10 है यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट करें जो कार एफ है उसकी स्पीड अगर 0 से पहले 10 हो जाती है, और फिर 10 से 15 हो जाती है, और फिर 15 से 18 हो जाती है, और फिर 18 से 20 हो जाती है, तो इसका अगर आप एनालिसिस करें तो पहले मुझे बताएं कि स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ भाई स्पीड तो बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड पहले 0 से 10 हुई, फिर 10 से 15 हुई, फिर 15 से 18 हुई, फिर 18 से 20 हुई। जब भी स्पीड बढ़ती है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, जब भी स्पीड बढ़ती है तो वो चीज़ एक्सीलरेशन कहलाती है। अब एक्सीलरेशन को देखें, पहले एक्सीलरेशन आपका पहले सेकंड में कितना था, 10, उससे अगले सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है आपका, 5, उससे अगले सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है आपका, 3, और उससे अगले सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है, 2। तो स्पीड तो आपकी बेशक बढ़ रही है 0 से 10, 10 से 15, 15 से 18, 18 से 20, तो ये एक्सीलरेशन है। लेकिन एक्सीलरेशन खुद क्या कर रहा है, पहले एक्सीलरेशन 10 था, 10 से 5 हुआ, 5 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, तो एक्सीलरेशन खुद क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन खुद डिक्रीज हो रहा है। स्पीड बढ़ रही है इसलिए ये एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन खुद जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये कौन सा एक्सीलरेशन है, ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, तो क्या ख्याल है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ भाई, ये जो बात मैंने, सर ये पर चार्ट हसन दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये ए से मुझे एक बार पूरा चार्ट दिखा दूंगा, आपने ऊपर किया था। ये चार्ट नजर नहीं आ रहा है पूरा नजर, जी सर अब आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखें अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है, अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है तो मेरे एक सवाल का जवाब दें, और सवाल ये है कि क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को मैं डिसेलेरेशन कह सकता हूँ। सवाल क्या है मेरा, कि क्या मैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को डिसेलेरेशन कह सकता हूँ। हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया किसी ने। सर डिसेलिब्रेशन में तो शायद स्पीड भी कम। हाँ, हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को डिसेलेरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि डिसेलेरेशन होने के लिए शर्त है कि स्पीड कम होना चाहिए, जबकि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ रही होती है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को डिक्रीजिंग इसलिए कहते हैं कि उसमें स्पीड कम नहीं हो रही थी, उसमें एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है, और डिसेलेरेशन होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड कम हो रही हो, तो लिहाजा आप डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को जो है वो डिसेलेरेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमने जो ये डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, सारी डेफिनेशन हमने लिख ली, और फिर हमने उन डेफिनेशन की बेसिस पर एक समरी भी बना ली कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट स्पीड्स को हम, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को हम समझ सकते हैं। 6 टाइप्स ऑफ मोशन मैंने आपको बताई, रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो अगली चीज़ हम क्या कहलाती है, वो अगली चीज़ हमारी कहलाती है ग्राफ्स ऑफ मोशन। ठीक है भाई, अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो कहलाती है ग्राफ्स ऑफ मोशन। अब देखिए ग्राफ ऑफ मोशन जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जो ग्राफ होता है मोशन का, उसमें आप एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। और दूसरा जो टाइप ऑफ ग्राफ होता है उसमें आप एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप स्पीड लेते हैं। अगर आप जो है ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ और फिर स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे। और अगर आप और विद डायरेक्शन, अगर आप ग्राफ को विद डायरेक्शन बना रहे हैं, यानी कि आप डिस्टेंस और स्पीड की डायरेक्शन के साथ ग्राफ को बना रहे हैं, तो फिर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहलाएगा, फिर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाएगा। ठीक है। फिर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाएगा। और यही स्पीड टाइम ग्राफ का फिर आपका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। यानी कि आसान ज़बान में आप जो है वो अगर जो है अगर आप विदाउट डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अगर आप विद डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। ऐसे अगर आप विदाउट डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अगर आप विद डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो फिर वो स्पीड टाइम ग्राफ क्या कहलाएगा, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि हम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, मिसाल तौर पे ये जो हमने 6 टाइप्स ऑफ मोशन लिखी थी ना, इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो ये जो 6 टाइप्स ऑफ मोशन है, इनमें से हर टाइप ऑफ मोशन का अपना एक पर्टिकुलर ग्राफ बनता है, यानी कि उस पर्टिकुलर ग्राफ का एक पर्टिकुलर शेप बनता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्राफ बनाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है सीरियल नंबर, यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप ऑफ मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं स्केच करूँगा कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए। और यहाँ पर मैं स्केच करूँगा कि उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनना चाहिए। अब हम वही 6 टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। पहली टाइप ऑफ मोशन हमारी क्या थी, रेस्ट। दूसरी टाइप ऑफ मोशन हमारी क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी टाइप ऑफ मोशन हमारी क्या थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चौथी टाइप ऑफ मोशन हमारी क्या थी, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। पांचवी टाइप ऑफ मोशन हमारी क्या थी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। छठी टाइप ऑफ मोशन हमारी क्या थी, वो थी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर आप रेस्ट का डिस्टेंस टाइम, यार इतना मज़ा नहीं आ रहा है, अगर इतना तो क्या, मुझे गैप ज़्यादा देना पड़ेगा ना, ग्राफ क्लियर बनेंगे ना। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं रेस्ट की। जब रेस्ट में होता है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है लाइक दिस। और उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक है। इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो फिर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, लेकिन अब वो एक्स एक्सिस पे नहीं होती, एक्स एक्सिस के ऊपर होती है। इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है,
कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है, कर्व। दोबारा से बनाता हूँ कर्व, इस तरह से बनता है, और उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर फर्स्ट करें यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन से मूव कर रहा है, नंबर 4, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है इज समथिंग लाइक दिस, और जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है मिसाल के तौर पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, फिर उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन तो सकता है लेकिन वो हर सिचुएशन में अलग शेप बनेगा, मतलब वो फिक्स शेप में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसका। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का शेप मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड इट शुड बी लाइक दिस, कर्व लाइक दिस। तो फाइनली आखिरी जो हमारी टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आखिरी जो टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है तो फिर उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अगेंस्ट वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो इस तरह से कर्व बनता है लाइक दिस। तो ये आपकी जो 6 टाइप्स ऑफ मोशन है, उन 6 टाइप्स ऑफ मोशन के आपके जो है वो सजेस्टेड डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम किस तरह से जो है प्रिडिक्ट करते हैं, किन बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और उसका ग्राफ जो ऐसा बनेगा। ठीक है, हम किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा और उसका ग्राफ जो ऐसा बनेगा। इसको प्रिडिक्ट करने के कुछ रीज़न होते हैं। मिसाल के तौर पर पहला रीज़न ये होता है कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जो ग्रेडियंट होता है किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है स्पीड का। ठीक है, किसी भी ग्रेडियंट टाइम, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड के बराबर होता है। और फर्स्ट करें अगर ये डिस्टेंस की जगह और मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस की जगह ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, फिर ये स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड के बराबर होता है, या दूसरी ज़बान में किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप मालूम करें ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, अगर आप किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का अगर ग्रेडियंट मालूम करें तो किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो बराबर होता है एक्सेलरेशन। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और फर्स्ट अगर आपने स्पीड की जगह वेलोसिटी ली हुई है, आपने स्पीड की जगह वेलोसिटी ली हुई है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन तब भी एक्सेलरेशन ही आएगा। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो बुनियादी तौर पर एक्सेलरेशन को शो करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिया अंडर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो किसको शो करेगा, फिर वो शो करेगा डिस्टेंस कवर्ड, यानी आपने जो भी डिस्टेंस कवर किया हुआ उसको शो करेगा। अगर आपका ग्राफ जो स्पीड टाइम के बजाय आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है तो फिर ये डिस्टेंस कवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ जाएगा। अगर आप एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ निकालें तो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा, या फिर अगर आप एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के बराबर होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं रिलेटेड टू ग्राफ्स ऑफ मोशन। अब इसमें से जो पहली वाला जो हमने बात लिखी है, जो पहला हमारा पॉइंट है कि ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, इस बात को ज़रा हम वेरीफाई करते हैं।
इस बात को वेरीफाई करने से पहले आप एक चीज़ समझ लें, अगर हम कुछ लाइन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक लाइन ये बनाई, स्ट्रेट ही समझ लें इसको, या ज़रा पेन से हिल रहा है मेरा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक 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 कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ठीक है, ऐसे ही ये एक कर्व है, सही है। अभी मैंने जितने भी आपके सामने शेप बनाए ना, इन सबके ग्रेडियंट का हम एनालिसिस करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट का यहाँ पर क्या मतलब है, ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर जी है, जी मतलब यहाँ पर है ग्रेडियंट, ठीक है, जी का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो क्या है, इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस लाइन का ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, कांस्टेंट है। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के साथ साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो क्या है, वो ज़ीरो है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट ज़ीरो होता है। वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, यानी उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जो कर्व मैंने बनाया है, ये कर्व मोर एंड मोर वर्टिकल हो रहा है, तो इस कर्व का ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इस कर्व का ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उस कर्व का ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीजिंग है। ये जो कर्व है ये मोर एंड मोर हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है आगे जाके, तो उसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये जो मैंने शेप बनाया है, ये जो शेप है, ये शेप में बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। मिसाल तौर पर जो इसका पहला पार्ट है, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, ज़ीरो, जो शुरू में लाइन हॉरिजॉन्टल है, फिर ये लाइन कर्व हुई ऊपर की तरफ, तो इस हिस्से में इसका ग्रेडियंट क्या हुआ, इस हिस्से में इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ। यहाँ पे लाइन थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट हो गई, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेडियंट इसका कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली ये जाकर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये ग्रेडियंट क्या हो गया, ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। इस तरह इस लाइन को अगर देखें तो ये इसका ग्रेडियंट शुरू में क्या है, शुरू में इसका ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो है, फिर इसका ग्रेडियंट जो है बढ़ने लगा, तो ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्रेडियंट नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रेडियंट नेगेटिव में जा रही है लाइन। आगे जाके थोड़ी देर बाद ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई, यहाँ पे ग्रेडियंट इसका नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि लाइन स्ट्रेट हो गई तो ग्रेडियंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर इसका ग्रेडियंट फिर से कम होने लगा, इसका ग्रेडियंट अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फाइनली यहाँ पर इसका ग्रेडियंट क्या हो गया, फाइनली यहाँ पर इसका ग्रेडियंट जीरो हो गया, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। इस कर्व की बात करें, शुरू में इस जगह पर आपका ग्रेडियंट जीरो है, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है। फिर आपका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। फिर आपका ग्रेडियंट यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, आपका ग्रेडियंट यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव में कांस्टेंट हो गया। आपका ग्रेडियंट यहाँ पर फिर से डिक्रीज होने लगा, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग अगेन, और फाइनली यहाँ पे ग्रेडियंट फिर से क्या हो गया, फिर से जीरो हो गया। फिर ये ग्रेडियंट आपका फिर से बढ़ने लगा, यहाँ पर ग्रेडियंट आपका फिर से इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया, और पॉजिटिव में ही कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली यहाँ पर आपका ग्रेडियंट फिर से क्या होने लगा, फिर से डिक्रीज होने लगा, और पीक पे पहुँच के दोबारा से ग्रेडियंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पीक पर आपका कर्व इंस्टेंटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो मैंने अभी तफसील के साथ आपको समझाया कि आप ग्रेडियंट किस तरह से कंसिडर करते हैं। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझते होंगे, मैथ्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये बात समझते होंगे और मैथ्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो पहले बताएं कि आप लोग ये बात जो मैं समझा रहा हूँ समझते भी हैं, नहीं समझते हैं। जो ग्रेडियंट वाला मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, ये आप लोगों को पता है, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है।
ऑल राइट, तो पूरी क्लास में सिर्फ हमारा सिद्दीकी साहब ही समझते हैं? अच्छा, और लोग भी समझते हैं? अच्छा, हसन नकवी साहब थोड़ा थोड़ा समझते हैं, रवा तबस्सुम साहिबा समझती हैं, ठीक है। अब देखिए, चूँकि आप थोड़ा थोड़ा इसको समझ रहे हैं तो थोड़ा पहले इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम ग्राफ की तरफ जाएंगे। ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ के हम डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, और उसके बाद आई के बाद क्या आता है? के, ठीक है। तो अब आपको बताना है ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये एट ए, एट बी, एट सी, एट डी, एट ई, एट एफ, एट जी, एट एच, एट आई एंड एट के। आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर ग्रेडियंट के साथ क्या हो रहा है, तो ये बताना है। ठीक है, आप बताने के इन सारे पॉइंट्स पर ग्रेडियंट के साथ क्या हो रहा है। आपको मुझे अबे क्या हो रहा है, ये आपको मुझे बताना है कि इन पॉइंट्स पर ग्रेडियंट ज़ीरो है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। सही है। मिसाल के तौर पर पॉइंट ए पर जो ग्रेडियंट है, मैं आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ। पॉइंट ए पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको मुझे वन बाय वन बताना है कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, सी पे क्या हो रहा है, डी पे क्या हो रहा है, ई पे क्या हो रहा है, एफ पे क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले अलीशबा तुम मुझे बताओ कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है। अभी अलीशबा माइक अनम्यूट करके बताओ कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है। अभी अलीशबा पॉइंट बी पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, क्या है, बताओ भाई। हाँ भाई, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। तो व्हाट्सएप मैंने देखा नहीं है अभी, मेरे पास तो मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आई सी। अच्छा, अभी किसका माइक सही है? हाँ भाई, मुदस्सिर साहब आपका माइक सही है? हाँ भाई, मुदस्सिर साहब आपका माइक सही है, तो ज़रा अनम्यूट करें, अपनी आवाज़ सुनाएं मुझे ज़रा। जी सर।
हाँ मतलब से ये बताओ कि पॉइंट बी पर, सी पे और डी पे, इन तीनों पॉइंट से बताओ ग्रेडियंट की क्या पोजीशन है। पॉइंट बी पे ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जीरो है। सर बी पर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है पॉजिटिव, सी पर भी स्लाइटली इंक्रीजिंग पॉजिटिव है जैसे और तुम्हारी डी, आवाज़ नहीं आ रही सही से, ज़रा ज़ोर से बोलो। सर बी पे पॉजिटिव ग्रेडियंट है, सी पर भी पॉजिटिव ग्रेडियंट है और डी पर जीरो। तुम्हारी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है मुझे, ज़ोर से नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ज़ोर से बोल के बताओ। अच्छा भैया अनस, तुम ज़रा माइक अनम्यूट करके अब तुम बताओ ज़रा, बी पे क्या हो रहा है, सी पे क्या हो रहा है, डी पे क्या हो रहा है, अनस। जी सर। सर हाँ बी पे पॉजिटिव है ग्रेडियंट, पॉजिटिव है, उसके अलावा कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है? इंक्रीजिंग है। चलो इंक्रीजिंग तो नहीं है, कांस्टेंट कह सकते हैं। चलो आगे चलो, सी पे बताओ क्या है। सर सी पे भी पॉजिटिव ग्रेडियंट है और वो भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बल्कि है। डिक्रीजिंग है। डी पे? डी पे, सर हम्म, डी पे जीरो होगा कांस्टेंट वो जीरो ग्रेडियंट। सही। देखें वेव या कर्व जब भी बनाते हैं ना, तो वेव या कर्व के पीक पे हमेशा ग्रेडियंट जीरो होता है, क्योंकि पीक पे लाइन एक लम्हे के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाती है बिल्कुल। जी डी पे ग्रेडियंट जीरो होगा, सही है अनस, सही है, बेहतरीन। अब जरा ये क्या नाम है अपना, समीर, समीर जरा माइक अनम्यूट करो अपना यार। समीर जरा माइक अनम्यूट करो और बताओ ई पे, एफ पे और जी पे क्या पोजीशन है। समीर, ई, एफ और जी पर ग्रेडियंट की क्या पोजीशन है, जरा बताओ। समीर का भी माइक लग रहा है मुझे ख़राब है। हाँ भाई समीर, तुमने किसी को पर्सनल मैसेज करके बताया माइक ख़राब है, या तुम्हारा वाकई में ख़राब है माइक? अच्छा भाई समीर का भी लग रहा है माइक ख़राब है। अच्छा भाई रबा तबस्सुम, आप बेटा माइक अनम्यूट कर सकती हो? जी सर। हाँ रबा बोलो, ये बताओ पॉइंट ई, एफ और जी पर ग्रेडियंट की क्या पोजीशन है। ई पर डिक्रीजिंग है। पॉइंट ई पे? डिक्रीजिंग, यार ज़ोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। डिक्रीजिंग है सर। देखो डी पे ग्रेडियंट ज़ीरो था, तो ज़ीरो से ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज ही हो सकता है ना, डिक्रीज कैसे होगा? जी 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 जी, डिक्रीजिंग। और फिर एफ पर भी जीरो कह सकते हैं क्या? अब तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे, तो ज़ोर से बोलो। सर एफ पर जीरो कह सकते हैं। हम्म? तो देखिए मुझे चूंकि आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही, चलो रबा बेटा छोड़ो, सही है, रहने दो, ठीक है, थैंक यू। देखिए चूंकि मुझे आप लोग की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी पर आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। सी पे आपका ग्रेडियंट जो है डिक्रीज हो रहा है। डी पर आपका ग्रेडियंट जीरो हो गया। ई पे आपका ग्रेडियंट फिर से इंक्रीज होने लगा, लेकिन अब जो ये इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज किस में हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। एफ पे आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और लेकिन नेगेटिव में है। जी पे आपका ग्रेडियंट जो है फिर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और फाइनली एच पे पहुंच के फिर से जीरो हो गया, क्योंकि एच पे देखें लाइन फिर से हॉरिजॉन्टल हो गई। उसके बाद आई पर आपका ग्रेडियंट फिर बढ़ रहा है, लेकिन अब ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है। आई पे आपका ग्रेडियंट फिर से बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव में बढ़ रहा है।
और के पे जाके आपका ग्रेडियंट फिर से कांस्टेंट हो गया, लाइन तकरीबन स्ट्रेट हो गई, तो फिर से कांस्टेंट हो गया और पॉजिटिव में कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे शुरू में देखें तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, 0। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट आपका इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है वो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट क्या है, इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। उसके बाद इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट फिर से क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट आके 0 हो गया। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट फिर से इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पर आपका ग्रेडियंट फिर से कांस्टेंट हो गया लेकिन नेगेटिव में कांस्टेंट हो गया। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट जो है फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फाइनली इस पॉइंट पर आगे ग्रेडियंट फिर से क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करवाई है कि ग्रेडियंट को पढ़ते किस तरह से, ग्रेडियंट को समझते किस तरह से। तो चूँकि अब ये बात आपकी समझ में आ गई है ऑलमोस्ट, तो अब हम जो है फिर वापस अपने ग्राफ पे वापस जाएंगे। लेकिन अभी वापस हम जो है अगली क्लास में जाएंगे, वहाँ पर टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम ये जो ग्राफ ऑफ मोशन है इनका हम तफसील से पोस्टमार्टम करेंगे और हम देखेंगे कि किस ग्राफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो उससे मज़ीद बात इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में होगी। ओके, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।